इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे नंदीग्राम की। पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम, जहां इस समय सबसे ज्यादा हलचल है, जबरदस्त टेंशन है। कल यहां वोटिंग होनी है। ममता बनर्जी ने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। आज रात और कल दिन भर वो नंदीग्राम में ही रहेंगी। नंदीग्राम की सीमाएं सील कर दी गई हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 22 कंपनियां नंदीग्राम में तैनात हैं। वहां धारा 144 लगा दी गई है। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। चुनाव आयोग ने हेलीकॉप्टर से एयर सर्विलेंस शुरू कर दी है। और आज शाम पुलिस के 2 सीनियर अफसरों को पोलिंग के दौरान नंदीग्राम में सुपरविजन के लिए वहां भेज दिया गया। इतना तनाव इसलिए है क्योंकि वोटिंग से कुछ घंटे पहले नंदीग्राम के वोटर्स को हिंदू और मुसलमान में बटा हुआ देखा जा सकता है। बात कितनी बढ़ चुकी है इसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा, जब ममता बनर्जी ने आज अपना गोत्र बताया तो जवाब में बीजेपी ने जय श्री राम का नारा और जोर से लगाया और दावा किया कि मोदी ने ममता की राजनीति का पैराडाइम बदल दिया है। हिंदू वोट के लिए इस जंग से परेशान असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा कि इस चुनाव में सब हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। सब अपने आप को दूसरे से बड़ा हिंदू साबित करने में लगे हैं। और ओवैसी की बात सही भी है। ममता ने नंदीग्राम में जब चंडी पाठ किया तो शुभेंदु अधिकारी ने जय श्री राम का नारा लगाया। ममता ने दुर्गा का नाम लिया तो बीजेपी ने याद दिलाया कि ममता बनर्जी ने तो दुर्गा विसर्जन की परमिशन नहीं दी थी। ममता जब नंदीग्राम के 25 मंदिरों में गई तो बीजेपी के नेता बोले, ममता नकली हिंदू हैं, इन्होंने तो रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकालने दी थी। ममता ने बताया कि वो ब्राह्मण हैं और चंडी को प्रणाम किए बगैर घर से नहीं निकलती। बीजेपी ने याद दिलाया, ममता तो जय श्री राम के नारे से भी चिढ़ती हैं। जवाब में ममता ने कहा, मैं तो जय सिया राम कहती हूं। ये कई दिन से चल रहा है। इसीलिए आज ये समझना जरूरी है कि नंदीग्राम में वोटिंग से ठीक पहले इतना राम नाम, इतना चंडी पाठ, इतना मां दुर्गा का जाप क्यों हो रहा है। नंदीग्राम में 70% वोटर हिंदू हैं और 30% मुस्लिम। नंदीग्राम का पूरा इलाका 2 ब्लॉक्स में बटा है। एक में हिंदू ज्यादा रहते हैं और दूसरे ब्लॉक में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। इसीलिए यहां टेम्पर इतना हाई है और चुनाव भी ममता बनर्जी का है। लोग ये मानकर चल रहे हैं कि मुसलमान तो एकजुट होकर ममता के लिए वोट करेंगे। अब दाव इस पर है कि क्या कुछ हिंदू वोट ममता के साथ चले जाएंगे या फिर सारा हिंदू वोटर कंसोलिडेट होकर ममता के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इसीलिए आज ओवैसी ने पूछा, सब हिंदू हिंदू कर रहे हैं तो फिर बंगाल का मुसलमान कहां जाए। Throughout his election campaign, she has been reciting Chandi Path, Durga Path. If she is saying that she belongs to an upper caste Brahman Hindu community and that too her gotra is Shandliya, then where should Muslims and Dalits of West Bengal go? Muslims comprise 27% and 22% are Dalits of West Bengal who are not part of this Varna system. That is why I condemn her statement wherein she is claiming to be from an upper caste. She is practicing same politics of communalism which is being practiced by Narendra Modi and BJP. I don't find any difference between what she is saying in this election and in her own election campaign and what BJP is doing. So Mamata Banerjee and Narendra Modi are made for each other. ओवैसी को इस बात पर आपत्ति है कि ममता बनर्जी अपने आप को हिंदू क्यों कह रही हैं, ब्राह्मण क्यों कह रही हैं, अपना गोत्र क्यों बता रही हैं। और इसी तरह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ममता के बयान को पकड़ लिया। गिरिराज सिंह का गोत्र भी शांडिल्य है। उन्होंने कहा कि ममता उन्हीं की गोत्र की निकली, लेकिन ममता ने सबसे ज्यादा परेशान अपने ही गोत्र के लोगों को क्यों किया।
मूर्ति विसर्जन करने से क्यों रोका? सरस्वती पूजा करने से क्यों रोका? जय श्री राम का नारा लगाने पर जेल भेजने की धमकी क्यों दी? और अब चुनाव से पहले उन्हें अपना गोत्र याद आ गया। ये सारी बातें गिरिराज सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि अब हिंदू वोटर ममता से सारा हिसाब चुकता करेगा। जब मैंने ये देखा कि ममता दीदी मेरी समगोत्री हो गई हैं, तो मैं समझ रहा था कि आखिर आज तक सांडिल गोत्र के हजारों लोगों ने जो दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए कोर्ट का शरण ले रहे थे, रामनवमी में लाठियां खा रहे थे, ममता दीदी उस समय कहां आपका गोत्र चला गया था? कल तक हिंदुओं को तबाह करना, बर्बाद करना, आज सांडिल गोत्र भी हो गया, चंडी जाप भी कर रही हैं और अपने को बता भी रही हैं कि मैं सांडिल हूं। ये जो न करे मोदी, बाहरे मोदी। अब तो मुझे रोहिंग्या और घुसपैठियों से पूछना पड़ेगा कि उनका गोत्र भी तो सांडिल नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने बसाया, जिस ढंग से रेड कारपेट रखा, तो ये गोत्र का कमजोरी तो नहीं है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी किस गोत्र का है ये भी अब बताना होगा ममता दीदी को। ये सब हारने के डर से मंदिर भी जा रहे हैं, गोत्र भी याद कर रहे हैं, राहुल गांधी हों चाहे ममता दीदी हों। अब ममता बनर्जी का वो बयान सुन लेते हैं जिस पर गिरिराज सिंह ने, ओवैसी ने, दूसरे नेताओं ने इतने स्ट्रांगली रिएक्ट किया और वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया। আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মহাশয়, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। আমার পুজোয় যদি মানুষের ভালো হয় সেই পুজোটাই আমি দিই। আমি মামাটি মানুষের পুজো করি। আমার ঠাকুরের জায়গায় একটা মামাটি মানুষ কুলোর মধ্যে লেখা ঝোলে, কেন জানেন তো? আমি রোজ প্রার্থনা করি। नंदीग्राम में कैंपेन खत्म हो चुका है, लेकिन ममता बनर्जी का पूरा ध्यान नंदीग्राम पर है। ममता को यकीन है कि यहां मुसलमानों के वोट तो उनको मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ 30% वोट से तो काम नहीं चलेगा। 70% हिंदुओं के वोट हैं, उनमें से वोटों की जरूरत होगी। इसलिए ममता एक तरफ मुसलमानों से एकजुट रहने की अपील करती हैं, तो दूसरी तरफ हर रैली में दुर्गा सप्तशती और चंडी का पाठ करती हैं। ममता बनर्जी बार बार ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो भी हिंदू हैं, बड़ी हिंदू हैं, ब्राह्मण परिवार की बेटी हैं, और आज भी उन्होंने यही काम किया। বিজেপি একটা মেয়েকে মেরে দেবে, দিয়ে বলবে দেখো তৃণমূল মেরেছে, বলে হিন্দুকে দিয়ে মুসলিমকে মারাবে, মুসলিমকে দিয়ে হিন্দুকে মারাবে, নিয়ে হিন্দু মুসলমানে লাগাবে। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনদের বলবো মাথা ঠান্ডা করে চলবেন, কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না। আর হিন্দুদেরও বলবো কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না। আর সংখ্যালঘু ভাই বোনদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, ওই একটা হায়দ্রাবাদ থেকে গদ্দার এসছে বিজেপির টাকা নিয়ে, আর এখানকার আপনার হুগলি জেলার একটা মির্জাফর আছে, সেই মির্জাফরটা আমার ওর সাথে টাকা নিয়েছে বিজেপির কাছ থেকে। তারা সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করবার চেষ্টা করবে, একটাও ভোট ভাগ হতে দেবেন না। আপনাকে নিজের রাজ্যে থাকতে হবে, আপনাকে বাঁচতে হবে, আপনার নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে, এনআরসি থেকে বাঁচতে হবে, এনপিআর থেকে বাঁচতে হবে, কেয়ার থেকে বাঁচতে হবে। ममता बनर्जी के इस बदले बदले अंदाज का अर्थ क्या है? बीजेपी इसका क्या मतलब निकाल रही है? इसका अंदाजा आपको बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात सुनकर होगा। नड्डा ने कहा ममता जान गई हैं उन्हें 2 मई के बाद घर बैठना पड़ेगा। ममता बनर्जी का चंडी पाठ, अपना गोत्र बताना, यह सब बीजेपी की जीत का सर्टिफिकेट है। ममता जी नंदीग्राम में चुनाव हार चुकी हैं। लोगों ने तय कर लिया है, मन बना लिया है। कल के बाद आप खुद हमसे पूछेंगे कि कितने से हम जीत रहे हैं। तो बंगाल की जनता ने मन बना लिया है, ममता जी को घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता संभालनी है, ऐसा मन बनाया है। आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। हम
बंगाल की सेवा करने के लिए तैयार है। तो आपको घर बैठाने की तैयारी है। अब तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बंगाल और असोल परिवर्तन के लिए आतुर है। अच्छा नड्डा जी, एक चीज है कि वो अब चंडी पाठ भी कर रही हैं, राम के नाम भी उनके सुनाई दे रहे हैं और साथ ही साथ और गोत्र भी बता रही है, शांडिल्य गोत्र। 5 साल क्यों नहीं बताया? आज क्या जरूरत पड़ गई? ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है कि चंडी पाठ उनको अब करना पड़ रहा है, सरस्वती पूजा के आगे घंटी बजानी पड़ रही है। लेकिन बंगाल की जनता बड़ी तेज है, जानती है, बहुत जागरूक है और ये पब्लिक है जो सब जानती है। अच्छा ये बताइए कि नड्डा जी, उन्होंने एक पत्र लिखा है कि सभी को बोल रहे हैं साथ आने के लिए, सोनिया गांधी को खत लिखा है, विपक्षी पार्टी को खत लिखा कि सब साथ में आइए। क्या हो गई है, बीजेपी इसके खिलाफ क्या खड़ा करना चाहती है? ऐसा है, एक अंग्रेजी में कहावत है, SOS, कहावत नहीं, एक शब्द है SOS, सेव आवर सोल्स। तो ये कब दिया जाता है? जब पैनिक बटन दबता है। तो अब ममता जी का पैनिक बटन दबा है, अब सेव आवर सोल्स पे चल रही हैं। जेपी नड्डा जिस SOS की बात कर रहे हैं, असल वो ममता बनर्जी की एक चिट्ठी है जो उन्होंने आज सभी गैर बीजेपी पार्टियों को लिखी, सबसे बीजेपी के खिलाफ एक साथ आने की अपील की। इसी चिट्ठी को जेपी नड्डा ने ममता का पैनिक बटन बताया। असल में नंदीग्राम बंगाल की राजनीति का सिंबल बन गया है। ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले शुभेंदु अधिकारी जब से बीजेपी में आए हैं, जय श्री राम का नारा लगाकर अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी अपने आप को शुभेंदु से बड़ा हिंदू साबित करना चाहती हैं और बीजेपी इस बात से खुश है कि उन्होंने ममता बनर्जी को अपना गोत्र बताने को, अपने आप को ब्राह्मण कहने को मजबूर कर दिया। बीजेपी से अपनी वैचारिक जीत मानती है और बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि पहले हर चुनाव में हम सुनते थे मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है, नेता इफ्तार पार्टियां करते थे, मुस्लिम वोटर्स अपनी तरफ कैसे आ जाएं इसकी कोशिश करते थे। अब बात उल्टी है, अब वाकई में सारी पार्टियां हिंदू वोटर के पीछे भागने लगी हैं। जिन ममता बनर्जी के नमाज पढ़ते हुए पोस्टर्स पूरे बंगाल में लगे थे, वही ममता बनर्जी अब अपनी हर स्पीच चंडी पाठ से शुरू करती हैं। ये राजनीति में बड़ा बदलाव है। ममता बनर्जी अपना गोत्र बता रही हैं, चंडी पाठ कर रही हैं, जय सियाराम का नारा भी लगा रही हैं। इसके साथ वो उन लोगों को धमका भी रही हैं जो बीजेपी के साथ खड़े हैं। आज तो ममता ने हद कर दी, चुनाव आयोग को बीजेपी का दलाल बता दिया। ममता ने इल्जाम लगाया कि सेंट्रल फोर्सेस के जवान लोगों से कह रहे हैं बीजेपी को वोट दो। ममता ने आरोप लगाया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है और फिर कहा एक बार इलेक्शन खत्म होने दो, एक एक को देख लूंगी, एक एक अपमान का बदला लूंगी। তারপরে বহিরাগত গুন্ডা আর বহিরাগত পুলিশরা যাবে কোথায়? বিজেপির কোলে নয় বিজেপির আচলে? প্রধানমন্ত্রী প্রোগ্রাম করে বলবে বিজেপির সব তৃণমূলের সব হুজুর হোর্ডিং ফ্ল্যাগ সব তুলে দিয়েছে। ইলেকশন কমিশনের এটা বড় কাজ, শুধু বিজেপির দালালি করা। আর আমাদের হোর্ডিং সব তুলে দিয়েছে, ছিঁড়ে দিয়েছে, যা ইচ্ছে তাই করছে। কালকেও আমার গাড়িতে দুমদাম করে মারা হয়েছে, অসভ্যের মতো অসভ্যতামি করা হয়েছে। শুনুন, এটা বাংলা। আমি ছেলে মেয়েদের একবার বললে না, 1 সেকেন্ডে চাটিয়ে বের করে দেবে। কিন্তু আমি এটা করি না, আমি দায়িত্বশীল লোক। আমি শান্তিপূর্ণ ইলেকশন চাই, গণতান্ত্রিকভাবে ইলেকশন চাই। আমাদের টোটাল ল অ্যান্ড অর্ডার ইলেকশন কমিশন কেড়ে নিয়েছে, যেন মনে হচ্ছে রাষ্ট্রপতি শাসন করে ভোট করছে। একটা ডিজিপি অফিসার, ডিআইজি, তাকে করে দিচ্ছে থানার ওসি। বুঝুন কত বড় অসম্মান, সে এত ভালো কাজ করেছে। আমি শুনছি একটা এসপি কে করে দিচ্ছে আইসি। বুঝুন, এই লোকগুলো দিনের পর দিন কাজ করে একটা পর একটা প্রমোশন পেয়েছে, সবাইকে অসম্মান করছে, সবাইকে। এই অসম্মানের জবাব আমরা দেবো, অসম্মানের বদলাও নেব। ममता बनर्जी ने बंगला में क्या कहा, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूं। ममता कह रही हैं कि 1 महीने बाद यहां चुनाव खत्म हो जाएगा और ये सब गुंडे वापस चले जाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता फिर किसकी गोद में बैठेंगे, किसकी आंचल में छुपेंगे? चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के सारे झंडे, सारे होर्डिंग्स उतार दिए।
इलेक्शन कमीशन सिर्फ बीजेपी की दलाली कर रहा है। हमारी सब होर्डिंग्स तोड़ दी गई, लेकिन बीजेपी के लोग जो मर्जी कर लें, जो मर्जी हो वो कह ले, उनको कोई नहीं रोकता। ममता कह रही थी कि अगर वो अपने सपोर्टर से कहें तो 1 सेकंड में ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि इन सबको बाहर कर देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि वो शांति चाहती हैं। अब ममता नाराज भी हैं, परेशान भी हैं, और ये तो दिखाई दे रहा है। परेशानी की और नाराजगी की वजह यह है कि ममता को लग रहा है कि एक तरफ बीजेपी उन्हें चारों तरफ से घेर रही है, बड़े बड़े दिग्गज उनके सामने लाकर खड़े कर दिए गए हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की सख्ती है। सुरक्षा इंतजामात का आलम यह है कि कल नंदीग्राम समेत बंगाल की जिन 30 सीटों पर वोटिंग होनी है, उन 30 सीटों पर सेंट्रल फोर्सेस की 651 कंपनियां तैनात की गई हैं, और यह बहुत बड़ी फोर्स है। अकेले नंदीग्राम में सेंट्रल फोर्सेस की 22 कंपनियां तैनात हैं, लोकल पुलिस अलग है। इलेक्शन कमीशन ने नंदीग्राम और तामलुक में एहतियात के तौर पर दफा 144 लगा दी है। नंदीग्राम में बाकायदा अनाउंसमेंट करके लोगों को धारा 144 लागू होने के बारे में बताया जा रहा है। নন্দীগ্রাম 2 ব্লকের সমস্ত অধিবাসীদের জানানো যাচ্ছে যে গতকাল সন্ধ্যা 6:30 থেকে 144 ধারা লাগু হয়েছে। জনসাধারণকে পথঘাট বাজার এলাকায় ভিড় না করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আগামীকাল ভোটদানের সময় অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন আর শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখবেন। নন্দীগ্রাম 2 ব্লক প্রশাসন কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। जैसे मैंने आपको बताया, नंदीग्राम में जबरदस्त टेंशन है, लेकिन ममता कह रही हैं वो चाहती हैं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, किसी पर कोई प्रेशर ना हो। लेकिन इसके साथ साथ ममता बनर्जी डराती भी हैं, इल्ज़ाम भी लगाती हैं, थोड़ा धमकाती भी हैं। कहती हैं उन्हें उम्मीद है चुनाव आयोग तटस्थ रहेगा, फेयर रहेगा, बीजेपी के गुंडों को रोकेगा, उन गुंडों को जो होटलों में बैठकर रुपए बांट रहे हैं। বিজেপির ওই মন্ডল দেখে দেখে ইলেকশনের ডেট ফেলেছে। আমি আবিষ্কার করেছি এটা সত্যি। ইলেকশন কমিশন বাপরে বাপ, একটা মন্ডল কমিটির সভাপতি সব। এরপরেও যারা করছে পরে ইতিহাস হয়ে যাবে। আমি কিছু কিছু শুনেছি, জমা রেখে দিয়েছি, আস্তে আস্তে মুখ খুলবো। আমি ইলেকশন কমিশনকে রেসপেক্ট করি, যতটা রেসপেক্ট দেওয়ার ততটা রেসপেক্ট আমার হাম্বেল রিগার্ডস আছে। কিন্তু আমি ইলেকশন কমিশনকে রিকোয়েস্ট করবো, বি ইম্পার্শিয়াল। বিজেপি যা বলবে তাই শুনতে হবে। এমনকি আপনারা আমার নন্দীগ্রামে পর্যন্ত আমার গাড়িতে কালকে বিজেপির লোকেরা ধাক্কা মেরেছে, আমাকে অ্যাটাক করেছে, আপনারা ইলেকশন কমিশন কোনো অ্যাকশন নেননি। বিজেপির হোম মিনিস্টার ইলেকশন কমিশন চালাচ্ছে আজকে। ওয়াই? ইম্পার্শিয়াল ভোট করতে হবে ইলেকশন কমিশন, আমরা আর কিচ্ছু চাই না। কেন আপনারা আরো করছেন মাউন্ট বাইরে আউটসাইডার গুন্ডাদের? যেখানে ইলেকশনের ক্যাম্পেনিং শেষ হয়ে গেছে সেখানেও গুন্ডারা বসে আছে। কেন কেন নাকা চেকিং করছেন না? কেন বিজেপির গুন্ডারা হোটেলে হোটেলে সব হোটেলে টাকা নিয়ে বসে আছে, সব গেস্ট হাউসে টাকা নিয়ে বসে আছে? ममता कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन को होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इम्पार्शल नहीं है। कल बीजेपी के गुंडों ने उनके काफिले को रोका, नारेबाजी की, उनकी गाड़ी पर पत्थर चलाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। असल में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अब ममता के सामने जय श्री राम का नारा लगाते हैं, ममता को भड़काने की कोशिश करते हैं। जवाब में ममता बनर्जी दुर्गा पूजा और हरे हरे कृष्ण का जाप करके, चंडी पाठ करके बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर करती हैं। आज हावड़ा की रैली में भी ममता ने हरे कृष्ण हरे हरे का नारा लगवाया और इसे बीजेपी के साथ जोड़ दिया। আমরা সত্যিকারের বলি হরে কৃষ্ণ হরে হরে তৃণমূল হরে হরে। আর বিজেপি কি বলে জানেন? লোক দেখানো, হরে কৃষ্ণ হরি হরি সবার আমরা পকেট কাটি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি সবার পকেট চুরি করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি 15 লাখ টাকা চুরি করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি 900 টাকা গ্যাসের দাম করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি রেল আমরা বিক্রি করি। ममता बनर्जी का कैंपेन करने का एक अनूठा अंदाज है, और लोगों को इस तरह से बात करते हैं जैसे वो उनके साथ कॉन्वर्सेशन में वो संवाद स्थापित करने की कोशिश करती है। बीजेपी की तरफ से आज जेपी नड्डा हुगली और हावड़ा में थे। हुगली में
नड्डा ने पब्लिक मीटिंग की और हावड़ा में 2 रोड शो किए। रोड शो के बाद नड्डा बेलूर मठ गए। नड्डा ने आज हर जगह ममता बनर्जी के पिछले 5 साल की बातें याद दिलाई। कहा, अब ममता खुद को सनातनी हिंदू बता रही हैं, लेकिन बंगाल के लोग वो दिन नहीं भूले जब ममता ने मुहर्रम के जुलूस के लिए मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी थी। बंगाल के लोग वो दिन कैसे भूल सकते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मंदिर की आधारशिला रख रहे थे और तब ममता ने बंगाल में कर्फ्यू लगा दिया था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मुहर्रम में लोगों को छूट दो, ठीक है, लेकिन जब अयोध्या में प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हो और वर्षों के बाद, सदियों के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा हो और भारत के प्रधानमंत्री वहां शिलान्यास कर रहे हो, तो बंगाल में कर्फ्यू लगा दो। ये तरीका है क्या? ये तरीका है क्या? इसको चलने देना है क्या? क्या भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो फिर बंगाल में कर्फ्यू क्यों? दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक, सरस्वती पूजा पर रोक। इस साल मैंने देखा कि टीएमसी के कार्यकर्ता बड़े बढ़ चढ़ करके सरस्वती पूजा मना रहे थे। अरे इस साल तो मनाने लगे, 4 साल कहां थे? अब तो ममता जी भी वो चंडी का पाठ कर रही है, तो पहले क्यों नहीं किया? अब क्यों याद आए? अब इसलिए याद आए कि बंगाल की जनता ने बता दिया है ममता जी का जाना तय है, भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस बंगाल की बेटी वर्सेस बीजेपी के बाहरी गुंडों का नारा लगा रही है, इसलिए नड्डा ने बंगाल में महिलाओं की बात की। कहा, जिस पार्टी के लोग 85 साल की बुजुर्ग मां पर हमला कर सकते हैं, जिस पार्टी के लोग रेप और किडनैपिंग जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं, उस पार्टी के लोग बंगाल में महिला सुरक्षा की बात करें, यह शोभा नहीं देता। आप कैसी बंगाल की बेटी है जिन्होंने बंगाल की माता की चिंता नहीं की, बेटी की चिंता नहीं की? शोभा जी को अपनी जान गंवानी पड़ी बेटे को संभालने के लिए, बेटे को जान बचाने के लिए। बंगाल महिलाओं के किडनैप में नंबर 1 है। बंगाल एसिड के अटैक में, बहनों पर एसिड के अटैक पर नंबर 1 है। बंगाल अटेम्प्ट टू मर्डर में सबसे आगे है। बंगाल अनसॉल्व्ड मिसिंग केसेस में सबसे नंबर आगे है। बंगाल में डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं के साथ अत्याचार 35% बढ़ा है। बंगाल में पार्क स्ट्रीट की घटना घड़ी, कोई उसमें अरेस्ट नहीं हुआ। उसी तरीके से कामदूनी में घटना घटी, उसमें भी कोई पुलिस एक्शन नहीं हुई। 2 ट्राइबल गर्ल्स के साथ जलपाईगुड़ी में रेप हो गया, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। ये सब चीजें बंगाल में ही घटी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मां माटी मानुष कहने वाले लोग, बंगाल की बेटी कहने वाले, बंगाल की बहन कहने वाले, बंगाल की मां कहने वाले, बंगाल की दीदी कहने वाले, उन्होंने बंगाल की बहनों की क्या चिंता की? ये सही है कि बीजेपी ने बंगाल में बड़े बड़े नेताओं की कारपेट बॉम्बिंग करके हवा तो बना दी है। इसका असर ग्राउंड पर दिखता भी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबरदस्त कैंपेन के अलावा जेपी नड्डा ने भी बहुत मेहनत की है। अमित शाह ने तूफानी दौरे किए हैं और इन सब चीजों का असर दिखा है। बीजेपी ने ममता को डिफेंसिव पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। और यह भी सही है कि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी हैं, नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, इस तरह के तमाम स्टार कैंपेनर हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के प्रचार की पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी के कंधों पर है। लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि बीजेपी के पास बंगाल के चुनाव में बंगला बोलने वाला एक भी ऐसा बड़ा स्टार कैंपेनर नहीं है। इस मामले में ममता बनर्जी काफी आगे हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बंगला भाषा को, बंगला कल्चर को, लोकल प्राइड को बड़ा इश्यू बना रहे हैं और बीजेपी के पास कम से कम इसका जवाब नहीं है।
आज ही अभिषेक बैनर्जी ने कहा वो हिंदी में भाषण दे सकते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं तो हिंदी बोलते हैं। बीजेपी के नेता बंगाल में वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन 2 मिनट बंगला में बोलकर दिखाएं। एक तरफ ये बड़े बड़े नेता 8,500 करोड़ का जेट में घूम रहे, 6 करोड़ का गाड़ी, 1500 करोड़ का पार्टी ऑफिस, और किसान को दे रहे हैं 6,000 रुपया। और एक तरफ बंगाल की लड़की अपना दीदी पैर में हवाई चप्पल और टाली का घर के नीचे रहती है और किसान को दे रहे हैं 10,000। आप किसको चुनेंगे? ये सिद्धांत आपको लेके आज घर जा रहे हैं। अपना बारे में खुद सोचो। आज ये सभा से थोड़ा स्वार्थी बनो। मैं अपना जितना भी युवा भाई साथिया है सबको कहूंगा कि अब भी जिसका खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है, और जो ये मिट्टी का काम ना आए वो बेकार जवानी है। आने वाला दिन में जो करना हो करेंगे, अपना गला भी काट देंगे तो भी भाई ये बीजेपी वालों को तो सबक सिखा के ही जाना है। बंगाल के लोग अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, अपनी भाषा पर बहुत मान करते हैं, और बंगाल में यह बड़ा इशू है और बीजेपी के पास इसका तोड़ नहीं है। हालांकि बीजेपी लोकल लेवल पर कोशिश करती रही है, वो दूसरी पार्टियों से कई तरह के नेताओं को, बंगाल के फिल्म स्टार्स को पार्टी में लाए हैं, और मिथुन चक्रवर्ती इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। वो पश्चिम बंगाल में बहुत पॉपुलर हैं, उनकी बहुत फॉलोइंग है। कल ही ममता ने मिथुन को कोबरा कहा था। ममता ने कहा था कि उनकी लड़ाई मीर जाफर और कोबरा से है। मीर जाफर उन्होंने कहा था शुभेंदु अधिकारी के लिए, और कोबरा कहा था मिथुन चक्रवर्ती के लिए। आज मिथुन ने ममता को जवाब दिया। आज मिथुन चक्रवर्ती कूच विहार में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे, और वहां उन्होंने मंच पर कोबरा की तरह डांस किया। इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव और खासतौर पर नंदीग्राम का चुनाव अपने आप में अनूठा है। अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम का चुनाव जीत जाती हैं तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनका दबदबा और बढ़ जाएगा। उनकी पार्टी छोड़ने वालों को एक बड़ा सबक मिलेगा। अगर वो बंगाल का चुनाव जीत जाती हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी का कद बहुत बड़ा हो जाएगा। वो मोदी को चैलेंज देने वाली एक बड़ी नेता बन जाएंगी। लेकिन अगर ममता नंदीग्राम हार गई तो समझ लीजिए बंगाल भी हाथ से गया। और अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो मोदी का वर्चस्व और बढ़ेगा। पूरे देश में संदेश जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति का नक्शा बदल दिया। और फिर बीजेपी के लोग कहेंगे मोदी को हराना मुमकिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हालांकि ममता फाइटर हैं, इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं है, इसलिए 2 मई तक इंतजार तो करना पड़ेगा और ये बेटर ऑप्शन है। जनता का जो भी फैसला सामने आएगा, लेकिन बंगाल की जनता को थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है, अपनी सरकार बनाना जरूरी है। चुनाव में कैंपेन करना ये नेताओं का काम है। नेता अपना काम कर रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन जनता को अपना ख्याल रखना होगा। और मैं इशारा कर रहा हूं कोरोना के खतरे की तरफ। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कोरोना का खतरा बढ़ा है, बंगाल में जिस तरह रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, रोड शो हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, न कोई मास्क लगाता है, न कोई दूरी रखता है। डॉक्टर्स का कहना है कि आने वाले वक्त में बंगाल में कोरोना का खतरा बहुत तेजी से बढ़ सकता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट रैलियों की भीड़ देखकर परेशान हैं। आशंका जता रहे हैं कि बंगाल में कोरोना की सेकेंड वेव
जल्दी देखने को मिलेगी। डॉक्टर्स का कहना है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे और जिस तरह नेता रोजाना रैलियां कर रहे हैं, इनमें जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का वायलेशन हो रहा है, उसे देखते हुए डर है कि चुनाव के बाद हालात फिर पिछले साल से ज्यादा बदतर हो सकते हैं। रैलियों में ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई मास्क वेयरिंग है, और मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं किसी के लिए नहीं बोलता हूँ, हर की रैली में उतनी ही भीड़ है और उतना ही कहिए कि कोविड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा कोरोना विस्फोट होने का कारण बनेगा। चुनावी दौरा का जो आप भीड़ देख रहे हैं और जिस तरीके से लोग एकत्र हो रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ पे ये पूरी चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें भूल के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि उस पर इतना फास्ट, अगर आप सोचें कि वहाँ पे एक भी अगर केस पॉजिटिव होगा तो कम से कम सैकड़ों लोगों को कोरोना पॉजिटिव करेगा। हम सब जानते हैं कि देश में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, फिगर तेजी से बढ़ी है, लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं कि बंगाल में इलेक्शन की रैलियां हो रही हैं, हजारों लोगों की भीड़ जुटती है, इसके बाद भी इन राज्यों में कोरोना तेजी से क्यों नहीं फैला। लेकिन आज ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद, डॉक्टर्स की बात सुनने के बाद मुझे लगा इन राज्यों के लोगों को भी लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए इन राज्यों की फिगर्स देखकर या फिर रैलियों में जुट रही भीड़ को देखकर किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए। जिन राज्यों में इलेक्शन है वहां के लोगों को तो और भी सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरे राज्यों के लोगों को भी इस तरह की बेपरवाही से बचना चाहिए। जैसे ही नंबर आए तुरंत वैक्सीन लगवानी चाहिए। कल से वैक्सीन लगाने का काम और बड़े पैमाने पर शुरू होगा। बंगाल के अलावा असम का ख्याल बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां भी इलेक्शन है, वहां भी भीड़ जुट रही है और बंगाल की तरह असम में भी हिंदू और मुसलमान के नाम पर सियासत हो रही है। असम का सियासी हाल कैसा है? असम का सियासी हाल आपको बताऊं इससे पहले एक बात बता देता हूं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, आप इंडिया टीवी अगर देखना चाहते हैं तो रास्ता बहुत आसान है। इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें और इसे डाउनलोड कर लें, बहुत आसान है। और इसके बाद जब आपने ऐप डाउनलोड कर लिया तो आप अपने फोन पर बड़े आराम से, बिना किसी डिस्टरबेंस के, ट्रांसमिशन बिल्कुल साफ, ऑडियो बिल्कुल साफ, आप आज की बात देख सकते हैं। इंडिया टीवी पर सारी खबरें देख सकते हैं, नॉन स्टॉप, कहीं भी कभी भी। बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी खुद को सनातनी हिंदू साबित करने में लगी हैं, उसी तरह असम में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपने आप को पक्का हिंदू साबित करने में जुटे हैं। आज राहुल गांधी कैंपेन के लिए असम पहुंचे। राहुल गांधी सीधे कामाख्या शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए गए। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की और जब मंदिर से निकले तो राहुल के गले में मालाएं थी, माथे पर लाल रंग का बड़ा सा टीका था। राहुल मंदिर में मौजूद भक्तों से भी मिले और इसके बाद रैली में पहुंचे तो भाईचारे की बात की। बीजेपी पर नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जहां भी जाती है भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है। ये आसान है। 130 पे करो। बीजेपी असम के एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाती है। जहां भी वो जाते हैं 1 मिनट लगता है, नफरत फैलाना शुरू कर देते हैं। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं, आग लगाते हैं और फिर जो आपका है वो उठा के ले जाते हैं, किसी और को दे देते हैं। और इसके बाद राहुल गांधी अपने फेवरेट सब्जेक्ट नरेंद्र मोदी पर आए। प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया। राहुल ने कहा मोदी 24 घंटे देश से झूठ बोलते हैं, अगर लोगों को झूठ सुनना है तो मोदी की रैली में चले जाएं। हम यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आए हैं। मेरा नाम
नहीं है। आपको झूठ सुनना है आसाम के बारे में, किसानों के बारे में, किसी के बारे में झूठ सुनना है, टीवी ऑन करो, नरेंद्र मोदी का चेहरा देखो और जितना सुनना है सुन लो। 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को झूठ बोलते हैं। और इसके बाद आज बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के कई सारे झूठ गिनवा दिए। 2 दिन पहले प्रियंका गांधी भी असम गई थी, वो भी कामाख्या देवी के दर्शन करने पहुंची थी। आज राहुल गांधी भी मंदिर में पहुंचे थे और इसकी मैं आपको वजह बता देता हूं। असल में असम में मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोकने के लिए कांग्रेस ने विरोधी पार्टियों के साथ अलायंस किया है। इसमें बदरुद्दीन अजमल उनके बड़े अलायंस पार्टनर हैं। इसके साथ साथ हिंदू वोटों के लिए अब कांग्रेस के नेता मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और बीजेपी पर लोगों को आपस में लड़वाने का इल्जाम लगा रहे हैं। इसका जवाब आज अमित शाह ने दिया। अमित शाह ने कहा कि वोट के चक्कर में राहुल गांधी आज बदरुद्दीन अजमल को असम की पहचान बता रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस और बदरुद्दीन की पार्टी सत्ता में आ गई तो असम को घुसपैठियों का अड्डा बना देंगे और बीजेपी ऐसा कभी नहीं होने देगी। ये राहुल बाबा आजकल असम के पर्यटन पर आए हुए, टूरिस्ट आते हैं ना, टूरिस्ट ऐसे घूमते हैं और कहते हैं असम की पहचान बदरुद्दीन अजमल है। भैया बताओ मुझे, असम की पहचान भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है? अरे राहुल बाबा, जो करना हो कर लो, जितना जोर लगाना वो लग लो, हम आसाम की पहचान बदलने नहीं देंगे। ये काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल आसाम की पहचान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब जो पार्टी बदरुद्दीन अजमल के साथ आती है वो घुसपैठ रोक पाएगी क्या? रोक पाएगी? अरे वो घुसपैठ नहीं रोक सकते हैं। घुसपैठ रोकने का काम हमने किया है। एक और 5 साल दे दीजिए, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मार पाए, ऐसे आसाम की रचना हम करें। अमित शाह ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बदरुद्दीन अजमल को लगता है कि असम में वो किंग मेकर बनेंगे, नई सरकार की चाबी उनके हाथ में होगी, लेकिन बदरुद्दीन अजमल का यह ख्वाब कभी सच नहीं होगा। कल तो अजमल ने कहा कि सरकार की चाबी मेरे पास है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, जिसको चाहूंगा उसको मंत्री बनाऊंगा। अरे बदरुद्दीन, बहुत देर है, चाबी आपके हाथ में नहीं है, आसाम की जनता के हाथ में चाबी है। तुम क्या स्वप्न देख रहे हो? कान खोल कर सुन लो बदरुद्दीन, ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा हम नहीं बनने देंगे। आपको उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब आपको बदरुद्दीन अजमल का वो बयान भी सुनवा देता हूं जिसे लेकर अमित शाह ने उन पर निशाना साधा। दरअसल कल एक पब्लिक मीटिंग में बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि जन्नत में मंत्रालय देने का काम भले ही अल्लाह करता हो, लेकिन इस धरती पर असम में यह काम बदरुद्दीन अजमल का है। उनकी मदद के बिना कोई मंत्री नहीं बन सकता, कोई सरकार नहीं बन सकती। मिनिस्ट्री देने वाला ऊपर अल्लाह और धरती रूपे बदरुद्दीन अजमल इंशाल्लाह। ओ मरी गेलो मिनिस्ट्री पाइबो ना इंशाल्लाह, मरलेও मिनिस्ट्री पाइबो ना। असम में कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल के साथ मिलकर एनआरसी और सीए को बड़ा मुद्दा बनाया है। मुसलमानों को एनआरसी का डर दिखाया है। कांग्रेस को उम्मीद तो है, लेकिन मुश्किल है कि बदरुद्दीन अजमल की वजह से कांग्रेस को मुसलमानों के कुछ वोट तो मिल सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा असर यह हुआ है कि हिंदू वोटर बड़ी संख्या में कांग्रेस से दूर हो गए। आपको एक बार फिर से बता दूं कि कल बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों पर वोटिंग होनी है। कल सबकी निगाहें नंदीग्राम पर होंगी। इंडिया टीवी के 4 रिपोर्टर्स नंदीग्राम में मौजूद हैं।
आप वोटिंग की नॉन स्टॉप कवरेज देख सकते हैं कल सुबह 9 बजे से। और अब मैं आपको बताता हूं बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बारे में। उन्हें आज जब पंजाब की कोर्ट में पेश किया गया तो मुख्तार अंसारी की पेशी से ज्यादा चर्चा हुई उनकी एम्बुलेंस की। उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री शीटर मुख्तार अंसारी को जब पंजाब में मोहाली की कोर्ट में पेश किया गया तो ये जाना माना क्रिमिनल एक एम्बुलेंस से आया था। उसे व्हील चेयर पर बैठाकर पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट रूम तक ले जाया गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि मुख्तार अंसारी को जिस एम्बुलेंस में लाया गया उस एम्बुलेंस पर नंबर यूपी का था। जब पता लगाया तो यह बात सामने आई कि एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी के बाराबंकी जिले का है। इस नंबर प्लेट को देखकर चर्चा शुरू हुई कि मुख्तार अंसारी को शायद आज ही उत्तर प्रदेश ले जाया जाएगा, इसलिए यूपी से एम्बुलेंस आई है। लेकिन मुझे जानकारी मिली कि यह एम्बुलेंस हमेशा मुख्तार अंसारी की सेवा में रहती है। वो जिस जिस जेल में जाता है एम्बुलेंस उसके साथ जाती है। आज जब पंजाब पुलिस के अफसरों से पूछा गया क्या मुख्तार अंसारी इसी एम्बुलेंस से यूपी जाएंगे तो उन्होंने कहा कि फिलहाल उसे रोपड़ जेल ही ले जाया जा रहा है। नहीं, अभी यूपी जाने, क्योंकि यूपी नंबर एम्बुलेंस है। अच्छा, अभी क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो यही है कि यूपी लेके जा रहे हैं। आज क्या हुआ सर? ऑर्डर आया 2 हफ्ते सर, आज क्या हुआ पेशी में, कुछ बताएंगे? पीछे तो कर लो कैमरा। जो डेट लगी है, क्या डेट है सर? 12/4। कौन से मामला था सर? मामला कौन सा था? मामला कोई एक्सटॉर्शन का मामला था। मुख्तार अंसारी एक केस की वजह से करीब 2 साल से पंजाब की जेल में है। और हैरानी की बात यह कि जिस यूपी में अफसर करीब 4 दर्जन केस उस पर चल रहे हैं वहां जाने से वो बच रहा है। आज गाजीपुर के एसपी ने कहा कि 5 केस तो उस पर यहीं दर्ज हैं। इनके ऊपर विभिन्न जनपदों के मिलाकर के कुल 45 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें इस समय गाजीपुर जनपद के 5 मुकदमे अंडर ट्रायल हैं, जिनमें 3 गैंगस्टर के हैं और 2 अन्य धाराओं के हैं। 307 है, एक 467, 68, 475 आईपीसी का भी है। तो इन मुकदमों को ट्रायल पे रखा गया है, जिसपे समय समय पर ऑनरेबल जो एमपी एमएलए कोर्ट है प्रयागराज का, वो सम्मान आदि इशू करता है। ये मुकदमे 5 जनपद गाजीपुर के ट्रायल पे हैं, जिनमें उनकी आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि जब मुख्तार अंसारी लखनऊ में पेशी के लिए जाता था उस वक्त भी यही एम्बुलेंस उसके साथ होती थी। इसीलिए इस पर सवाल उठे और जिन लोगों ने सवाल उठाए उन पर हमले हुए थे। इसीलिए आज जब पंजाब पुलिस भी मुख्तार अंसारी को इसी एम्बुलेंस पर लेकर पहुंची तो सवाल उठना तो लाजमी है। मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी का यूपी में इतना खौफ था, इतना दबदबा था, जब एक डिप्टी एसपी लेवल के अफसर ने मुख्तार के खिलाफ केस दर्ज किया तो उस वक्त की सरकार ने उस अफसर के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। आज 17 साल के बाद उस अफसर को योगी आदित्यनाथ ने फिर से बहाल कर दिया। इशरत जहां एनकाउंटर केस आखिरकार आज फाइनली क्लोज हो गया। अहमदाबाद में सीबीआई की कोर्ट ने इस केस में बाकी बचे 3 पुलिस अफसरों को भी बरी कर दिया। क्राइम ब्रांच के 3 अधिकारियों गिरीश सिंगल, तरुण बारोट और अनाजू चौधरी को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि इशरत जहां लश्कर तैयबा की आतंकी थी, इसे लेकर आईबी की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता। इन तीनों अफसरों की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई थी कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे थे, ऐसे में उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इशरत जहां समेत 4 लोगों को 15 जून 2004 को अहमदाबाद के पास एक एनकाउंटर में मार दिया गया था। पुलिस का दावा था ये चारों लोग गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन बाद में एक एसआईटी ने इस एनकाउंटर को फेक बताते हुए 7 पुलिस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन कोर्ट ने एक एक करके सबको बरी कर दिया। आज इन तीनों के बरी होने के बाद यह केस फिलहाल क्लोज हो गया। इसमें कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि
आईबी के जो इनपुट्स थे उस टाइम पे, जो डेविड हेडली का जो इंट्रोगेशन हुआ था, स्टेटमेंट हुआ था यूएस में, उसमें भी उसने बताया था कि भाई इशरत जहाँ है ये एलिट ऑपरेटिव्स हैं और सुसाइड बॉम्बर्स हैं, और आईबी के जो इनपुट्स थे वो फेक नहीं थे, जेन्युइन थे। उसके आधार पे पुलिस को जो इनपुट मिली थी उन्होंने वो बेसिस पे पूरा ऑपरेशन किया था, और ये जेन्युइन ऑपरेशन था, और इसको फेक मानने के लिए कोई प्राइमा फेसी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया गया था सीबीआई के द्वारा। इसकी वजह से कोर्ट ने आज सबको डिस्चार्ज किया है। इशरत जहां एनकाउंटर केस में उस समय के होम मिनिस्टर पी चिदंबरम ने अमित शाह को लपेटने की कोशिश की थी। नरेंद्र मोदी का नाम इस मामले से जोड़ा गया था, लेकिन अदालत में कोई मामला नहीं टिका, कोई केस नहीं बनाया जा सका। जिन पुलिस वालों को अरेस्ट किया था उनको भी एक एक करके क्लीन चिट मिल गई। अपने दोस्त देश चीन को छोड़कर पाकिस्तान ने भारत से शुगर इंपोर्ट करने का फैसला क्यों किया? मैं आपको दिखाता हूं कैसे कई साल तक नखरे करने के बाद आखिरकार पाकिस्तान को भारत की मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। आर्टिकल 370 खत्म होने का विरोध करते करते पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान में महंगाई की रफ्तार बेकाबू है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिंदुस्तान से चीनी और कॉटन इंपोर्ट करने का फैसला किया। पाकिस्तान भारत से 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करेगा, भारत से कॉटन भी मंगवाएगा। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हम्माद अजहर ने कहा कि पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से चीनी मंगाता तो काफी महंगी पड़ती, इसलिए हमसाया मुल्क हिंदुस्तान से चीनी मंगाने का फैसला किया गया, और इसी तरह जून से कॉटन भी इंपोर्ट की जाएगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।